ऑल राइट, कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल, बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बताओ बताओ बताओ। देखो ये तो प्रीमियर वीडियो, बट स्टिल हम ऐसे फील लेंगे कि ये एक लाइव वीडियो है, क्योंकि लाइव हम हर रोज कर रहे हैं आजकल 10 से 11 बजे। क्विज लेते हैं, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना उसी की क्विज आपको देखने को मिलेगी रात को 10 से 11 बजे। ठीक है, तो उसके लिए पक्के से आना मत भूलना। रोज रात्रि, शुभ रात्रि में नहीं, बट हाँ रोज रात में 10 से 11 बजे हम क्विज लेते हैं। वो क्विज बड़ी इंटरेक्टिव होती है और उसमें सिर्फ आप क्विज के क्वेश्चन नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। कोई जनरल डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। फिर कल बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल डाउट्स पूछे कि यार हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, या फिर मतलब आपके अंदर से रिलेटेड, जो कि हो सकता है कि आपकी पर्टिकुलरली किताब से, बुक से, एकेडमिक से रिलेटेड ना हो, बट जैसा भी हो आप वो पूछ सकते हो रोज रात को 10 से 11 बजे। टीन टॉक विद प्रणय, ठीक है, हम बातचीत करते हैं 10 से 11, क्विज भी चलती रहती है साइड बाय साइड। अभी इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत सी चीज, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। चूंकि आपके केमिस्ट्री के अंदर से जो 2 बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो हटा दिए गए हैं। सॉरी, एक जो बड़ा चैप्टर था स्टार्टिंग का, मतलब बड़ा तो नहीं, बट हाँ एक फाउंडेशन जो चैप्टर था आपका फर्स्ट वाला वो हटा दिया है। तो अब बचे कौन से हैं? सेकंड वाला चैप्टर होता है इस मैटर अराउंड अस प्योर, वो हमने कल कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लो, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करेंगे, ये एक वीडियो के अंदर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आगे करेंगे। और क्योंकि ये वीडियो में आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक वीडियो में होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा वो ऐसे बताऊंगा आपकी रियल लाइफ जिंदगी से जोड़ जोड़ के, यही अपनी खासियत है। चलो वैसे खासियत के बारे में तब बात करते जब हमारी बात करेंगे। अभी फिलहाल वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी पीपल। अबाउट मी, ओके, तो मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? मैं हूं भाई, आई एम एन मोटिवेटर, एन एंटरप्रेन्योर, एडुकेटर एंड अ सीनियर मोर देन अ टीचर। ठीक है, मैं टीचर वाली फील ऐसे हाथ जो ऐसे खड़े करके मैं आपको टीचर जैसे नहीं पढ़ाता हूं। मैं जो आपको बताता हूं वो ऐसे बताता हूं कि आपके जो दोस्त लोग, आपके जो सीनियर आपके कंधे में हाथ डाल के बताते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले, और वो फिर भी याद रहता है। उस टाइप से मैं आपको चीजें बताता हूं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पाओ, और उसको याद कैसे करना है वो भी बताता हूं। मतलब बिल्कुल चम्मच से खिला रहा हूं मैं आपको, खा लेना। मैंने भाई 9.4 सीजीपीए स्कोर किया क्लास 10 सीबीएसई के अंदर, 91.4% स्कोर किया क्लास 12, ओहो हो, क्लास 12 सीबीएसई पीसीएम के अंदर। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था मेरा, काफी डिफिकल्ट लगता लोगों को, बट मैंने कर लिया ऑल यूजिंग स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज का मतलब, क्योंकि हमने किताबों से ज्यादा महत्व स्ट्रेटेजी को दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने किताबों को खोल के नहीं देखा, बट हमने ब्लाइंडली किताबों को पढ़ने की बजाय स्ट्रेटेजी बनाई कि हमको कैसे करना है। वो स्ट्रेटेजी धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊंगा। और ऑफ कोर्स मेरा नाम प्रणय चौहान, इफ इन केस यू डोंट नो स्टिल। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या देखने वाले आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली यही चैप्टर है तो इसका कुछ बेसिक फंडेबाजी करेंगे, फंडेबाजी। ठीक है, फंडेबाजी। लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन से 2 जो कानून बनाए थे उनकी बात करेंगे। डेल्टन साहब ने जो हम अपने कानून बनाए थे, अपनी धारणाएं प्रस्तुत की थी, वो की उसकी बात करेंगे। और फिर एटम्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिसिटी, ये सारी चीजों के बारे में भी वार्तालाप करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो ये चैनल के ऊपर मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि ये जो अनअकैडमी का फाउंडेशन एंड एनटीएससी वाला जो फंडा है ये क्या चीज है, आखिर हमको क्यों इस पे ध्यान देना चाहिए, और मैं आपको क्यों बता रहा हूं इसके बारे में। बिकॉज इसमें आपको जो, अगर आप वैसे तो आपको फ्री में मेरी स्पेशल क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, तो अभी हम थोड़े दिन में क्या करने वाले हैं कि, खैर मैं बताता हूं आगे थोड़े दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो बहुत ही सही मौका है आपके लिए लेने का। क्यों सही मौका, मैं आपको बता देता हूं। कोई इंट्रोडक्शन, पहले तो आप ये वाली जो ऐप है ना, जो भी आप कर रहे हो, चाहे आपको कुछ करना हो नहीं करना हो जीवन के अंदर, जो भी करना हो, ये ऐप लेना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ऐप फ्री टू डाउनलोड है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इस पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस फ्री होंगी। और मेरी जो स्पेशल क्लास आएगी, मैं जो क्विज लेता हूं, वो भी यही ऐप पे होती है, बिल्कुल फ्री। बट मैं आपको थोड़े पेड बेनिफिट्स भी बता देता हूं। तो ये हमारे पास में सब्सक्रिप्शन है 2 टाइप के, फाउंडेशन एंड एनटीएससी, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि देखो, पहली बात तो ये जो आपका सब्सक्रिप्शन था ये कुछ ऐसा है कि अगर आप फाउंडेशन एनटीएस वाला ले लेते हो तो आपको पूरा जो फाउंडेशन होती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली, वो फाउंडेशन, उसके अलावा आपको पूरा जो एनटीएससी वाले जो चीज़ है, जो एनटीएससी एग्जाम होते हैं उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह काफ़ी काम आते हैं। वो चीज़ एग्जाम काफ़ी थोड़ी सी टफ होती है, बट वो आपको बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाइड तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो अभी अगर हम बात करें इसका एक मंथ का प्लान तो वो है 3,500 का। अगेन इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आपके बहुत सारे स्ट्रीमिंग यानी कि ओटीटी सर्विसेज भी इससे महंगी होती है। 3 मंथ्स का आपको 2917, मतलब जितने ज्यादा महीने बढ़ते होगा उतना ज्यादा कम होता जाएगा। और 24 मंथ्स का देखो 75% ऑफ, यानी कि जहां आपको 3,500 की चीज मिल रही थी वहीं आपको ये 875 पर मंथ में मिल रहा है, ओनली 21,000। क्या यहीं पे खत्म? नहीं भाई, इधर देखो, इस साइड देखो, ये देख रहे हो? अगर आप ये जो कूपन कोड है ये लगा देते हो ना, PC001, ये मेरा अपना कूपन कोड है, अगर ये लगा देते हो तो आपको फ्लैट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको केवल 788 पर मंथ का मिलेगा, 18,900 रुपए का। और 788 पर मंथ पता है आपको कितना होता है? इट्स अराउंड ₹25 पर डे। भाई मोमोज की प्लेट से भी सस्ता है। रोज एक मोमोज की प्लेट जो खाते हो ना, उसके साथ में सोचो कि एक और मोमोज की प्लेट खा रहे हो, ये खरीद लो, समझ रहे हो? काफी अच्छा हो गया है। तो एनीवेज एक और सब्सक्रिप्शन है, अगर आप फाउंडेशन एनटीसी के लिए नहीं भी जाना चाहते हो तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th आपके जो पूरे के पूरे 4 साल हैं जीवन के, जो सबसे क्रूशियल बोले जाते हैं लोगों के द्वारा, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 4 साल का, मतलब चारों साल का। आप चाहो तो देखो 12 महीने का ले सकते हो, ठीक है, वो डिपेंडिंग आप कौन सी क्लास में हो। अब पर अगर आप 9th में ही हो अभी, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 4 साल वाला उठा सकते हो। 9, 10, 11, 12 चारों साल कवर हो जाएंगे आपके मात्र 36,000 रुपीज में। वो कब? जब आप एक कूपन कोड PC001 यूज करते हो। यानी कि 36,000 जो प्राइस होती है ना, वो नॉर्मली पता है जो आप जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह पे जाते हो तो वहां पे जो नॉर्मली 1 साल की प्राइस होती है वो भी इससे डबल होती है। और यहां पर 4 साल की प्राइस आपको 50% से भी कम पे मिल रही है। समझ रहे हो बात को? केवल 750 पर मंथ। अगेन ये भी हो गया आपका मोमोज की प्लेट के बराबर। इधर अगर मैं आपको, अगर आप मान लो 10th 11th 12th का लेना चाहते हो, मान लो 9th आपकी खत्म हो चुकी है, या फिर अगर आप 10th में हो तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि 9th का लेने का तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर से 9th पढ़ के क्या कर लोगे। तो ठीक है, ये ले सकते हो 36 मंथ्स का, ये भी आपको 800 रुपये महीने के करीब मिलेगा। अब आप सोचो, ध्यान से सोचो, 9th वालों सोचो कि तुम्हारे पास में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 750 पर मंथ और 800 पर मंथ, देख रहे हो? आपका फिर भी सस्ता है। तो 10th वालों के लिए भी बहुत अच्छा है वैसे तो, बट 9th वालों के लिए आपके लिए काफी खास तरीके से अच्छा है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ठीक है, डेली 10 से 11 मजेदार इंटरेक्टिव क्विज रखते हैं। कहां रखते हैं? यूट्यूब के ऊपर ही रखते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा रोज 10 से 11 इसी चैनल के ऊपर, और आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप वहां पर खुद भी क्विज दे सकते हो, और आप अपने कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हो, जीवन से रिलेटेड या कैसे भी रिलेटेड। डेली लेक्चर्स भाई, ऑलमोस्ट डेली लेक्चर्स आपको 4 से 5 बजे या तो प्रीमियर होंगे या फिर लाइव होंगे। ये वाला प्रीमियर हो रहा है, हो सकता है कि अगला लाइव हो, यू नेवर नो। और फ्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑन माय स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऐप। ये देखो मेरी लिंक है डिस्क्रिप्शन के ऊपर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने की, उस पर मेरी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर मुझे फॉलो करो। तो फ्री में हम पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवा के रखेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल स्पून फीडिंग। इस टाइप से मैं कंटेंट बना रहा हूं कि आपको ऐसी फील आए कि मैं बिल्कुल जीरो से पूरा पढ़ के खत्म कर पाऊं। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब हम अकेले पढ़ने बैठते हैं ना, अकेले एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। बट जहीं कोई दोस्त आता है हमारे साथ में, हम साथ में बैठ के करते हैं काम, तो पता भी नहीं चलता और हो भी जाता है। वेल, लेट्स नाउ बिगिन विद द चैप्टर, इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या जानते हो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भैया? क्या जानते हो? देखो पहले तो कुछ बेसिक्स बताऊंगा फंडे क्लियर करने के लिए, फिर हम आगे थोड़ी सी और चीजें ध्यान में रखेंगे। एटम्स क्या होता है ये हमेशा आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, उसके पहले पढ़ा होगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी बिल्डिंग होती है, मान लो कि ये क्या बला है, ये क्या बला है? पहले तो ये मान लो कि जो घर है, ये घर कैसे है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, कैसे बना है ये घर। देखो अभी आप कंफ्यूज होने वाले हो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, मुझे पता है 100% आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट यूनिट होती है कि एटम सिंपलेस्ट यूनिट होती है कि किसकी कौन सी सिंपलेस्ट यूनिट होती है। देखो, ओ माय गॉड, एटम्स जो होता है वो सिंपलेस्ट से भी सिंपलेस्ट है। एटम्स को ज्यादा आप ब्रेक डाउन, इससे ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, अरे न्यूट्रॉन भी तो होता है। अरे भाई, हवा में जाते हुए दिखता है क्या इलेक्ट्रॉन? दिखता है? कभी देखा है? ओ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो आज तक की केमिस्ट्री में तो एटम्स को कोई ब्रेक, मतलब एटम्स को ऐसे ब्रेक डाउन करके निकालने में केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। आगे चल के हो सकता है, यानी कि 20-50 साल बाद जब आपके बच्चे पोते जब पढ़ेंगे ये केमिस्ट्री, तो हो सकता है उनको ये पढ़ाया जाए कि सिंपलेस्ट यूनिट कुछ और ही होती है। क्योंकि साइंस, ये बात एक्सेप्ट करो कि केमिस्ट्री, साइंस, ये सब हमेशा इवॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमको थ्योरी मिली कितने मुश्किल से 100-125 साल पहले मिली है, ज्यादा ज्यादा 200 साल पहले मिली है। जीवन कब से चल रहा है? 5-6 हजार करोड़ों सालों से।
ठीक है, मतलब 5-6 हज़ार या फिर करोड़ सालों से, जो भी अलग अलग लोग जो भी बताते हैं उस हिसाब से। तो सोचो कितनी सारी थ्योरीज आ चुकी होंगी और कितना अपग्रेड होते जाएंगे, ये बात की बात है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। ये जो घर है इसको फंडामेंटली कैसे बनाया गया है, ईंटों को जोड़ जोड़ के, ठीक है, बड़ी मेहनत से ईंट जोड़ जोड़ के घर बनाया है हमने। तो ईंटों को जोड़ के, ये दिख रही है ढेर सारी ईंट है, ये सब हमने क्या किया, ये ईंट को जोड़ा 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 जोड़ा, यहाँ जोड़ा यहाँ जोड़ा यहाँ जोड़ा यहाँ जोड़ा, सब जगह जोड़ा 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 और एक घर बना दिया। खूबसूरत है कि नहीं। अब ये जो ईंट होती है ये भी अपने आप में कोई सिंपलेस्ट यूनिट नहीं होती है, ठीक है। घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप जरूर ईंट बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे। देखो कहने को तो हम ये बोल सकते हैं कि सब कुछ एटम से बना है, बट वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा कि ये मेरी दीवार कैसे बनी है, तो आप पहले ये बोलोगे कि एटम से बनी, या फिर ये बोलोगे कि ईंट से बनी है। पहले ये बोलोगे ना हाँ भाई ईंट से बनी है, और फिर आप सोचोगे कि अच्छा ईंट के भी और क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो वो आप बोलोगे कि ये तो एटम है, ठीक है। तो ये जो घर था इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ये ब्रिक्स हुए, और जो ब्रिक्स है इसका सिंपलेस्ट ब्रेक डाउन हुआ ब्रिक्स का एक एक एटम, ठीक है। ये ब्रिक भी एक एक एटम से बनी है, हर चीज एक एक एटम से बनी है। मैं ये एटम्स है मेरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये जो कुछ भी है सब एटम्स है, एटम्स नहीं तो कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं थोड़ी सी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, एक बार मैं आपको, देखो थोड़े से कंफ्यूजन आएंगे, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा बट क्लियर करने की पूरी 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 कोशिश करूंगा। एटम्स देखो, पढ़ो पहले, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट विच रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। पहले हम थोड़ी देर केवल इसकी बात करेंगे, ये भूल जाओ, ये कुछ नहीं होता, ठीक है, ये भूल जाओ। तो एटम्स स्मॉलेस्ट एंटिटी, स्मॉलेस्ट एंटिटी का मतलब ये है कि ये जो बॉटल दिख रही है, ये बॉटल की स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है। आप बोलोगे कि भाई कॉपर है, ठीक है। अब वो कॉपर जो है वो क्या है, ये मान लो कॉपर बॉटल, तो कॉपर क्या है, कॉपर एक एटम है। ऐसे ही ये अगर मैं माइक की बात करूं, ये मान लो ये अगर मैं फोन की बात करूं, तो ये फोन का सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल क्या है, आप बोलोगे कि भैया तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक के अंदर और क्या है, एटम्स है। तो ये कैसे बना है, एटम से बना है, हर चीज एटम से बनी है, हर चीज, ठीक है। अब जो आपका कंफ्यूजन था, ये देखो, पहले तो स्मॉलेस्ट एंटिटी ये समझ लो कि एटम से ज्यादा आप ब्रेक डाउन चीज को नहीं कर पाओगे, तो स्मॉलेस्ट एंटिटी तो भैया एटम हो गई है। ये चीज कंठस्थ कर लो, दिमाग के अंदर बिठा लो, हमेशा के लिए बिल्कुल घोट लो। ये जो चीज है भाई विच रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने एक सोने का ब्लॉक लिया, ठीक है, ये एक सोने का ब्लॉक है। इस सोने के ब्लॉक के अंदर जितने भी एटम्स होंगे गोल्ड के, गोल्ड को हम एयू बोलते हैं, एयू के बोलते हैं, आपको बताता हूं, ये इसका शॉर्ट एब्रीविएशन होता है। तो जितने भी एटम्स होंगे इस गोल्ड के, वो सब वही प्रॉपर्टी शो करेंगे जो पूरा गोल्ड का ब्लॉक शो कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। मान लो कि ये पानी है, इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर पानी है, तो इस पानी की एक बूंद भी वही प्रॉपर्टीज शो करेगी जो कि इसका पूरा समंदर सी जितना शो करेगी उतना ही एक बूंद शो करेगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और याद कैसे करोगे, हम जो बोलते हैं ना बूंद बूंद से ही सागर बनता है, वो बूंद बूंद से सागर इसीलिए बनता है क्योंकि बूंद जो है वो वाटर के, बूंद जो है वो एक्चुअली वाटर के एटम्स होते हैं और वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे जो कि सी करेगी। तो अगर आप एक बूंद पानी लो या फिर पूरा का पूरा ग्लास लो या पूरा का पूरा समुद्र उठा लो, उसमें जो पानी के एटम्स हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे जैसा कि एलिमेंट शो करेगा, ठीक है। तो एक बार और फिर से बताऊं तो रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये पानी का जो ग्लास था, ठीक है, ये पानी का जो पूरा ग्लास था, ये जो पूरा पानी हो गया, ये क्या हो गया, या इनफैक्ट अगर मैं पानी नहीं लेता हूं, मैं मान लो कि कुछ और लेता हूं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए गोल्ड ही ले लेता हूं, ये गोल्ड का पीस है, ठीक है। तो ये जो इसको गोल्ड का जो एटम होगा ना, गोल्ड का जो एटम होगा, ये जो एक छोटा सा एटम होगा, ये वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि ये पूरा का पूरा गोल्ड ब्लॉक शो कर रहा है। समझ में आया, बस इतना क्लियर, ध्यान में रखो, भूलना मत। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड। ओ फंस गए, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। देखो अब यहां पर कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो जाओ, बट हम कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। कंपाउंड होता है ग्रुप या फिर when two or more atoms are chemically combined, ठीक है। जब दो एटम्स को मैं उठाता हूं और उनको कंबाइन कर देता हूं, कंबाइन करता, तो ऐसा नहीं कि मैंने हाथ में लिया या हाइड्रोजन ले लिया है, ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल पेन पाइनएप्पल अपन जैसे जोड़ दिया तो यहाँ पे पानी बन जाएगा, वो पानी पी लो, ऐसा नहीं होता। केमिकली कंबाइंड, ठीक है, बढ़िया ऐसी केमिकल्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब वेस्ट ट्यूब केमिस्ट्री लैब में बड़ा कूल लगता है वो सब करना, तो ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम पे, देखो फिर से समझाता हूं थोड़ा सा और क्लियर करके। तो कंपाउंड क्या हो गया,
2 और मोर एटम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान से सुनो, जैसा मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि आप घर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है इसको डायरेक्टली एटम नहीं बोलते हो, इसको बोलते हो कि भाई इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो ईंट है और ईंट को जिसने बनाया वो एटम है। सेम चीज यहां पे होती है। मान लो कि मैं पानी का ग्लास, मैंने पता है उस टाइम एग्जांपल क्यों नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया था। मैं एक सेकंड इसको थोड़ा कलर अच्छा कर लेते हैं कि ये जो पानी था हमारे पास में, ये जो ढेर सारा पानी है, ये एक्चुअली पानी किससे बना है? H2O, ठीक है। तो ये जो पानी हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हुआ? पानी को मान लो कि आप ये एक पूरा एक सब्सटेंस हो गई। अब इस सब्सटेंस की सिंपलेस्ट यूनिट को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, और मॉलिक्यूल क्या होगा? ये H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम H2O का मॉलिक्यूल, अब H2O का मॉलिक्यूल आप सोच रहे हो कि अरे ये सिंपलेस्ट थोड़ी हुआ, सिंपलेस्ट तो H और O होना चाहिए। तो वही तो मैंने समझाया कि आप पहले पानी में क्या देखोगे? H2O देखोगे ना। अरे भैया घर से पहले ईंटों पे गए, ईंटों से पहले एटम्स पे गए, तो वही चीज है। पानी का ये जो पूरा ग्लास था इसमें मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स किस चीज के हैं? H2O के हैं, ठीक है। और H2O कैसे बना वो अलग बात है। H2O फिर बना H के हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से, बट जो मॉलिक्यूल है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इस पानी की है, वो तो H2O ही हुई ना। केवल H या केवल O तो मिलकर बना नहीं सकते। H और O का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, उन दोनों का मेल होगा, वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, तब जाके पानी बनेगा। तो वही तो हो गए स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। अब वो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स कौन से थे उसको आप डिस्कस करना चाहो तो जहां तक करना हो कर सकते हो। हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। समझ रहे हो बात को? इस कंफ्यूजन को पहले अपने दिमाग से क्लियर करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार पॉज करो, फिर से देखो, खुद को दिमाग में सोचो कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का पहले डिफरेंस समझ लो। सिंपल से समझना है ना, तो समझ लो कि हाइड्रोजन ये एटम है, बट H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको H2 दिख रहा है, O2 दिख रहा है। अब ये O2 ये O कैसे बन गया वो बात की बात है, उसको ज्यादा डीप में मत जाओ, अभी धीरे धीरे डीप में जाएंगे। बट H2 है, O है, ये दोनों क्या है? एटम्स हो गए, ठीक है। और केवल अगर आप एटम देखो तो H2 है, तो H2 गैस जो हो गया वो एटम हो गया, ठीक है। गैस हालांकि ऑल दो पूरी गैस नहीं, बट हाँ हाइड्रोजन एक एटम हो गया। या स्पेसिफिकली H2 की बजाय हमको यहाँ पर H लिखना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन में H2। अगर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं H2O कब लिख रहा हूँ, H कब लिख रहा हूँ, इसलिए मैं आगे चल के उसको डिस्कस करने वाला है। और जो हमारा मॉलिक्यूल है वो H2O हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। समझ रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? नहीं है तो रुको यहीं पर और इसको क्लियर करके जाना, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दो महापुरुषों पे, मिस्टर लेवॉइसर और मिस्टर प्राउस्ट। देखो यार सुनो मेरी बात, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, पॉज करके ये क्लियर करो दिमाग में। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट विच रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड क्या हुआ? मान लो कि ये पानी का ग्लास है, इसमें बहुत सारे जो आपके जो पानी के कण हैं, पानी के पार्टिकल्स है वो हैं, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ये H2O, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको आपको ब्रेक डाउन करना वो अलग बात है, फिर आप उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि ये तो एटम हो गया, ठीक है। समझ रहे हो? ये एग्जांपल हमेशा याद रखना। घर से गए ईंट पे, ईंट से गए एटम पे, ठीक है। वैसे पानी से गए H2O पे, H2O से गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। तो मिस्टर लेवॉइसर और मिस्टर प्राउस्ट ने हमको बताया कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। देखो ये क्या है, ये कौन है बताओ? ये है बबलू, ठीक है। बबलू बबलू क्या कर रहा है? बबलू को फुटबॉल खेलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? बबलू को फुटबॉल के रूल्स नहीं पता हैं, लॉज नहीं पता हैं कि फुटबॉल खेलते कैसे हैं। तो उसको हमने गेंद दे दी तो वो करेगा क्या? उसको देखते रहेगा, इधर उधर खेलेगा, ये देखो ऐसा हंसता रहेगा, ऐसे खे 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 करते करते। बट उसको पता तो है नहीं कि भाई इसके लॉज क्या है, इसके रूल्स क्या, तो मैं खेलूंगा क्या, करूंगा क्या। यही चीज हमको इसमें भी तकलीफ दे रही थी कि भैया कुछ तो लॉस होने चाहिए। अरे आप केमिस्ट्री में जाके कुछ कुछ कंबाइन कर रहे हो, जाके पता नहीं हाइड्रोजन में आपने क्या ऑक्सीजन मिला दे, पता नहीं क्या पानी बना दिया। अरे तो भैया उसके कानून तो बताओ, कौन गवर्न कर रहा है उसको? पता कैसे चलेगा कि ये सब लॉ के हिसाब से, रूल्स क्या है, लॉ के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है? तो मिस्टर लेवॉइसर और मिस्टर प्राउस्ट ये दोनों आए भगवान बन के, और इन्होंने दे दिया हमको दो लॉज। मतलब आप सोचो, मतलब 2 मिनट जरा ये केमिस्ट्री वाली भाषा से बाहर आओ, एक बार जस्ट रियलाइज करो कि ये जो मैं हूँ, ये मेरा सिर, ये सब मेरे कपड़े, ये पीछे लाइट, ये सब, ये एटम्स जो हैं, ये सब कितनी खूबसूरती से कंबाइन हुए हैं और ये अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं। यही कपड़े का एटम अगर अलग टाइप से मैं बनाता, यही वाला कॉटन का ही एटम अगर मैं अलग टाइप से बनाता तो वो कुछ और बन जाता।
इसी चीज से मैं कितनी चीजें बना सकता हूं, सोचो कितनी डीप बातें हैं ये। ऑल तो थोड़ा सा वापस से हम अंदर आते हैं उसके, थोड़ा सा हम बाहर अलग की दुनिया में चले गए। तो इन्होंने क्या दिया हमको, दिए लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो 2 लॉज हैं, सुन मेरा, जो मैं बार बार है ना स्टार कर करके बोलूँ ना, वो पक्का एग्जाम में ऐसा का ऐसा उठ के आता है। तो इसको अब भी क्या भी रट्टा मार लो, रट्टा मत मारो, मैं समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, बट जो लाइनें हैं ना इंग्लिश की वो समझ के याद कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, सफल तो क्या मतलब, जीवन बहुत बड़ा है बट स्टिल। तो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या थे, 2 लॉज दिए। 2 लॉज क्या क्या थे मैं आपको बताता हूं। पहले ये लॉज क्यों किस टाइप से दिए, पहले आपको बताता हूं कि चलो 2 लॉज जो थे वो थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। 2 लॉज हैं, केवल 2 ही हैं और इनको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अब ये 2 लॉज क्या क्या हैं, क्यों दिए गए, पहली बात तो ये देखो, ये a प्लस बी, ए भी दे रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या हुए, ये कंबाइन हो गए, ये दोनों कंबाइन हो गए और हमको ये दे दिया। अब मान लो कि ये जो ए बी था इसको मैंने यहां रखा और इसको सी से कंबाइन किया, तो क्या हुआ कि कुछ ऐसी रिएक्शन हुई, मतलब वो कैसे हुई वो थोड़ी सी डीप है, क्योंकि आपको 10th में सब मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, वो सब दिखेगा आपको कि अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं। बट अगर आप इसको मोटा मोटा देखो तो क्या हुआ कि भैया ए बी और सी जब आया तो सी ने क्या किया, सी गया, सी ने इस ए और बी का जो बॉन्ड था, जो इन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती की, तो उसको तोड़ दी, दरार डाल दी, और सी खुद जो था वो ए के पास आ गया और बी को बेचारे को अलग कर दिया। तो ये चीज यहां हो गई। अब ये देखो, इतना डीप में नहीं जाना है कि किसने किसको कैसे तोड़ा, बट अगर आप मोटा मोटा देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये सब हो कैसे रहा है, मतलब इसमें लॉज कौन से लग रहे हैं। ये ऐसा मन बत्ती क्यों नहीं हो रहा है कि ए प्लस बी जाके ऐसे हाफ आधा ए और बी से क्यों नहीं जुड़ गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमको 2 लॉज रहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सबसे पहले सबसे आसान, दोनों बहुत ही आसान है, ये वीडियो में देखोगे इतना आसान बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं। ठीक है, जब तक हम इसका जो कलर है वो हल्का सा बदल लेते हैं। ओह शिट, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमको क्या बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास एक ऐसी चीज है इस दुनिया की जिसको आप ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो। ठीक है, समझो इस बात को, बहुत डीप है ये। मास कभी खत्म नहीं होता और ना मास कभी बनता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर मैं इस रिमोट को पूरा कुचल दूं, मान लो कि इसका कुछ मास है, अभी हम यही चीज एटम में भी पढ़ने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम एक चीज होती है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो भी आपको आगे मिलेगा, तो ये याद कर लोगे वो भी याद हो जाएगा। इसका जो मास है, मान लो ये कुछ 100 ग्राम का है, अब मैं इसको कितने भी इसके चूरे कर दूं, काट दूं, इसके ऊपर से बुलडोजर चढ़ा दूं, कुछ भी कर लूं, पर जो इसके जो टूटे हुए कण रहेंगे उन सबको अगर मैं जोड़ के देखूंगा तो क्या होगा, 100 ग्राम में निकलेगा। कहीं भी मास तो कम हो नहीं रहा है। ठीक है, मास तो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। आप आज अगर आप 50 किलो के हो, कल आप 60 किलो के हो, तो आप बोलोगे कि ओह मैंने तो मास बढ़ गया, मेरा तो वेट गेन हो गया। अरे वो वेट गेन नहीं होता है भाई, बस आपने कुछ खाना खाया, आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया और वो वेट बढ़ गया। आपका जो पेट है, आपकी जो सेल्स हैं उसने उसको एब्जॉर्ब किया, सब जगह आपका वो एब्जॉर्प्शन हुआ, आपका फैट जमा हुआ। क्या जमा हुआ, फैट जमा कहां से हो रहा है, जो खाना खा रहे हो वहीं से हो रहा है ना। तो मैंने भाई खाना जब खाया तो वो जो फैट था वही जमा हुआ, इसलिए फैट बढ़ा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ खत्म कर दिया। तो आपने खाना खाया भी तो भी आप बोलोगे कि अरे खाना तो खत्म हो गया, नहीं, पेट में गया ना, वो खत्म कहां हुआ, मास कहां खत्म हुआ। वही चीज बता रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर। समझो इस बात को, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म्स में समझाता हूं। मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि मान लो कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक रिएक्शन करवानी चाहिए, तो इनका जो मास पहले था रिएक्शन के बाद भी मुझे वही मास मिलना चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये हो गया आपका कोई सा भी एक लिक्विड ए, ये हो गया लिक्विड बी। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, मान लो कि मैंने 10 लीटर लिया ए का और 20 लीटर लिया बी का। ठीक है, मैंने जब इन दोनों को ऐसे मस्त रिएक्ट कराया, या इसको है ना 10 किलो मान लो और इसको 20 किलो मान लो। ठीक है, जब मैंने इनको मस्त रिएक्ट कराया तो मेरे पास में मान लो कि कुछ सी बना, तो जो सी का जो मास होना चाहिए ना वो भी 30 किलो होना चाहिए। ठीक है, 30 किलो होगा ही वो, 10 + 20 करूंगा तो मुझे 30 मिलना ही चाहिए,
क्यों? क्योंकि भाई मास हवा में तो जा नहीं सकता, कहीं भी नहीं जाएगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, उसको खत्म भी नहीं कर पा रहे हो, वो बस या तो मिक्स हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, फिर टूट के अलग हो रहा है, बट कभी आप उसको क्रिएट या पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जैसे ये देखो, ये CH4 है, CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, ये मीथेन है, और ये CH4 प्लस 2O2, ये 2 यहाँ पे कैसे आया? ये होती है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ये आपको 10th में ज़्यादा डिटेल मिलेगी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं ना। देखो पहले तो हमको, और ये जो बैलेंसिंग आती है ना, जो बैलेंसिंग का कंसेप्ट है ना, कहाँ से आया? ये बैलेंसिंग का कंसेप्ट हवा से नहीं आया, ये इसी से आया। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा अब्बे देखो मैं आपको एक क्विक, चलो ये भी बता ही देता हूँ यार, इतना भी क्या वेट करोगे। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इतना पता है। ऑक्सीजन को O नहीं लिखते, वो O के फॉर्म में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, केवल ऐसे O कभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और हाइड्रोजन भी सेम H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसको हम डायटोमिक बोलते हैं। डायटोमिक क्या होता है वो भी इसके आगे अगली स्लाइड्स में है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, समझ लो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो यार साइंटिस्ट लोगों ने सोचा अब्बे ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पक्का होना ही होना है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आप मास को क्रिएट कर दो या मास को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये तो पक्की चीज है भैया जो होनी है, ये तो पक्की 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 चीज है। पर यहां देखोगे तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहां पे हाइड्रोजन कितना था? 2 हाइड्रोजन थे। ठीक है, 2 इंटू हाइड्रोजन के एटम्स थे। यहाँ पे 2 इंटू ऑक्सीजन के एटम्स थे। यहाँ पे देखोगे 2 इंटू हाइड्रोजन के एटम्स बचे, बट ऑक्सीजन का तो एक ही बचा। तो ऑक्सीजन के मास का क्या? ऑक्सीजन कहाँ गया? और ये क्या हो गया? तो उन्होंने सोचा अच्छा अभी अपने को बैलेंसिंग की जरूरत है, यानी कि जो इक्वेशंस है ना, आप इस टाइप से बैलेंस करते हो कि LHS में जो कंपाउंड, LHS में जितने भी एटम्स एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो सब बराबर हैं जितने के RHS में हैं। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लगा देंगे, हमको क्या चाहिए? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, ये 2 होना चाहिए, तो हम इसके यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि वो तो जो कंबाइन हो रहा है उसके हिसाब से रहेगा राइट साइड में। हम लगाएंगे यहाँ पे, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको पूरा बाहर से। अब क्या हुआ? 2O हमारा ये तो सेटिस्फाई हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 2 ही थे, तो हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया, हो गई बैलेंस। तो पहले यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे? 4, ऑक्सीजन थे 2, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन आए 4 और ऑक्सीजन आए 2, हमारा काम हो गया सॉल्व। ठीक है, वैसे ही अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो CH4 यानी कि ये जो था बीच वाला ये था C, बाकी के आसपास जो ये लगे ना छोटे छोटे गोले, ये 1 2 3 4, ये 4 प्लस 2O2, ये O ये 2O2। देखो ये जो मैंने 2 बोला था ना, इसका मतलब यही होता है, ये तो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और हमने ऐसे 2 मॉलिक्यूल उठाए तो ये 2O2 हो गया। ठीक है, अभी अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि CO2 बनेगा, बट CO2 में देखो ये C था, ये C यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये जो ऑक्सीजन थे ये यहाँ पे लग गए, प्लस 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मास क्रिएट हुआ, मास डिस्ट्रॉय? नहीं, बस वही जो थे केमिकल रिएक्शन के बाद में मास वही रहा। ठीक है, तो इसकी एक और धारणा है कि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, जितने मैंने रिएक्टेंट में अंदर डाले उतने ही मास बाहर मिलेगा मुझे। और एक चीज और इसको समझ सकते हो कि ड्यूरिंग रिएक्शन सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। ये इसको समझने का एक और तरीका है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। ठीक है, मान लो मैं A प्लस B गिव C प्लस D एक ऐसी रिएक्शन करा रहा हूं कि एक कंपाउंड है, B एक कंपाउंड है, ये जो रिएक्ट करके मुझे C और D दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान लो कि इसका मास था 10 किलो, इसका मास था 30 किलो। ठीक है, तो इसका जो सम होगा ना, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये देखो रिएक्टेंट वाली साइड होता है ना लेफ्ट वाली, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जो रिएक्ट कर रहे हैं, और ये एरो के बाद जो भी चीजें होती है उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो कि एरो के पहले जो कुछ भी है वो रिएक्टेंट है, एरो के बाद जो कुछ भी है वो प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका मास कितना हो गया? 40 किलो। तो हमको ये तो पक्का हो गया भैया कि इसका भी मास 40 किलो होगा। अब वो जरूरी नहीं कि इसका 30 हो या ये हो सकता है इन दोनों का 20-20 हो सकता है इसका 5 हो, इसका 35 हो सकता है इसका 25 और इसका 15 हो, कुछ भी हो सकता है, बट जो टोटल मास है जो एडिशन करेंगे हम सम रहेगा वो 40 किलो ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा इक्वल रहेगा, ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन। आई होप कि आपको लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ मास था इजीली समझ में आ गया। कुछ भी नहीं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना लेफ्ट में है, जितना डालोगे उतना ही बाहर मिलेगा, जितना अंदर डालोगे उतना ही बाहर मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे आता है। देखो ये है बहुत इजी बट साउंड्स कंफ्यूजिंग, साउंड्स डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट साउंड करता है बट है बहुत ही आसान। क्या है इसके अंदर, क्या ऐसी खास बात है? इन ए केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट proportion बाय मास। ये जो लाइन है ना इसको याद करो, डेफिनेट proportion बाय मास। समझ में क्या आ रहा है? प्रपोर्शन क्या होता है? O A by B, A is to B, ये होता है प्रपोर्शन। डेफिनेट proportion मतलब कि ये A is to B हमेशा सेम रहेगा,
हमेशा सेम रहेगा हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। कैसे समझते हैं, देखो पहले अगर मैं आपको पानी का एग्जांपल दे दूं तो पानी कैसे बनता है। पानी का अगर मैं आपको क्विकली बताऊं तो हमने एक छोटे से, मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन तो चलो ये हो गई 2H2 + O2 गिव्स H2O, इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करके बहुत ही आसान लेमन भाषा में समझाता हूं कि हमने यहां पर क्या किया, इसको हटा दो, 2 मिनट, बैलेंस नहीं कर रहे हम। हमने यहां पर क्या किया कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए, सॉरी 2 एटम्स हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, वो एग्जिस्ट ऐसे कर रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है। यहां पे हमको क्या क्या दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 H2 प्लस हमको क्या दिख रहा है, हमको यहां पर दिख रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और ये भी हमारे O2 के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं अभी, अगर बैलेंस नहीं कर रहा हूं तो ये भी O2 के फॉर्म में, तो ये भी हमारे 2 हो जाएगा। वैसे खैर हमको बैलेंस करके चलना चाहिए था, बट एनीवेज, तो ये ऑक्सीजन है O, और ये दोनों O नहीं है, छोटे छोटे गोले हैं उसके, ऑक्सीजन के दो एटम्स में बता रहा हूँ। ये O2 गिव्स हमारे पास में ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है OH। ये जो दिखता है ना वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से दिखता है। तो अगर हम मास की बात करें, देखो मास की हम बात कैसे करेंगे, मास की इस टाइप से बात करेंगे कि हाइड्रोजन का जो मास होता है, देखो ये जो मास है आपको याद करना है, इसकी टेबल आपको मिल जाएगी। हाइड्रोजन का मास होता है, वो होता है 1U। हम यहाँ पे ना किलोग्राम ग्राम किलोग्राम नहीं लिखते हैं, एटम्स के लिए एक अलग यूनिट होती है जो कि U होती है, इसकी भी आगे चर्चा है, ठीक है। और इसलिए मैं आपको बेसिक बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। ऑक्सीजन तो होता है, उसका मास होता है 16U, ठीक है, 16U। तो अभी इनका रेशियो क्या हो गया, देखो यहां पर हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं, 2, तो 2U, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालू मास का, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2U, और ये ऑक्सीजन का कितना था 16U। तो ये चीज क्या हो गई 2:16, और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1:8 हो जाएगा। तो ये 1:8 इतना खूबसूरत क्यों है? अरे 1:8 इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि H2O का जो मॉलिक्यूल है उसका जो प्रपोर्शन है वो हमेशा 1:8 में रहेगा। मतलब आप पानी की एक बूंद चाहे कहीं से भी उठा के लाओ, इस समुंदर से लाओ, गटर से लाओ, इस बॉटल के अंदर से लाओ, उस एक कण का, उस एक मॉलिक्यूल का, पानी के एक मॉलिक्यूल में जो प्रोपोर्शन रहेगा, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि जो एलिमेंट्स के अंदर प्रोपोर्शन रहेगा, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग उसका, वो क्या रहेगा 1:8 पानी के केस में। ऐसा ही हर सबके इस केस में अलग अलग होगा, ठीक है। तो मैं अगर इस पानी को देखूं ना, तो इसके अंदर भी जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका जो रेशियो बाय मास है वो 1:8 है, और इस गटर के अंदर पानी का भी जो रेशियो ऑफ मास है वो 1:8 है। ये खूबसूरत सी चीज है। बस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हुआ इन केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मैंने जो आपको इतना सारा बताया ना, उतना सारा आपको लिखना जरूरी नहीं कहीं भी, बस वो समझने के लिए जरूरी है कि 1:8 कैसे आया। 1:8 ऐसे आया कि जो H2O था इसका जो हमने प्रोपोर्शन देखा, तो प्रोपोर्शन हमको मिला 1:8 मास का प्रोपोर्शन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो प्रोपोर्शन हो कैसा है, ये 1:8 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो पानी कहीं का भी होगा वो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही होगा, समझे। ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये 1:8। अब क्या कर रहा है आके बता दिया मैंने। ओके तो जल्दी से बता देता हूं, हमने क्या क्या देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस देखा, ये दोनों चीजें देखी, ये 2 थे लॉज। अब क्या हुआ इनका, ये कौन है भाई, ये भाई साहब कौन है, इनका फोटो क्यों लगा रखा है भैया आपने, ये मैं बता दूं आपको कौन है, कौन सा कलर अच्छा है, ब्लैक कलर अच्छा, ओके। तो ये जो भाई साहब हैं ये थे डेल्टन, ठीक है, ये थे मिस्टर डेल्टन साहब बोलो, डेल्टन लेजेंड बोलो, जो बोलना हो बोलो। इन्होंने हमारे एटम के फ्यूचर की धारणा ही बदल दी। हमको ये क्लियर कैसे हुआ, मैं पढ़ क्यों रहे, हमको ये कैसे पता है कि एटम है छोटे छोटे, इन जैसे साइंटिस्ट लोगों के कारण, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो खुशकिस्मत है हम जो हमको मिल गए ऐसे लोग ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गेव मोर एक्सप्लेनेशन फॉर लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो इन्होंने 2 लॉज दिए थे ना, मिस्टर क्या नाम था उनका, मिस्टर लेवॉइजर और मिस्टर प्राउस्ट ने जो हमको 2 लॉज दिए थे, इन्होंने क्या किया उसका और एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने सिर्फ लॉज दिए थे, इन्होंने पूरी की पूरी एटॉमिक थ्योरी बना दी। इन्होंने पूरा का पूरा बता दिया कि एटम कैसे क्या एग्जिस्ट करेगा और ये रूल क्या रहेगा एटम के एग्जिस्टेंस का। पहला
पहला रूल ये है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही बेसिक है। तो ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में सब कुछ इंक्लूडेड है, जो कुछ भी हमने आज तक जो भी रिसर्च हुई थी वो सब इन्होंने इंक्लूड कर दिया उसमें, और अपने अपने जो पॉइंट्स थे वो भी ऐड कर दिया। वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। ये बॉटल ले लो, मैं ले लूँ, मेरा सिर ले लो, मेरे बाल ले लो, मेरा ये ले लो, जो भी लेना, मेरे कपड़े ले लो, ये पेन ले लो, पेन उठा के देखोगे ये कैसे बना है, ऑल मैटर। ये पेन एक मैटर है, ठीक है। मैटर इन सराउंडिंग्स इज मैटर अराउंड अस, फिर 2 चैप्टर पढ़े ना, ये मैटर है, ठीक है। ये मैटर कैसे बना है, टाइनी पार्टिकल्स बस से बना है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इनडिविजिबल का पार्टिकल का मतलब ये, डिविजिबल क्या होता है, जिसको मैं तोड़ सकता हूं, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया तो ये डिविजिबल हो गया। इनडिविजिबल मतलब क्या, क्या आप एटम को, ऐसा एटम उठा के उसको ऐसे काट नहीं सकते हो कि चलो हाँ मम्मी चाकू दो, मैं एटम काटने वाला हूं, मम्मी बोलेगी कि ले, और तू क्या क्या काटेगा, तू क्या काटोगे, एटम नहीं काट सकते। एटम तो सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब आप देख भी नहीं सकते उसको, अपना आप जब किसी चीज को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हो ढंग से अकेला, तो आप उसको करोगे क्या, ठीक है। तो ये जो एटम होता है इनडिविजिबल होता है, ध्यान रखना। और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, यहाँ पे भी स्टार लगाना भूल गया मैं, इसको स्टार लगा लो, इतने स्टार लगा लो, इतने स्टार लगा लो, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आ जाता है। वो बताएंगे भी नहीं, ऐसा कैसा पूछ लेंगे कि भैया DAT डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स बताओ, इसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट्स बोल सकते हो, पॉइंट्स बोल सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो, बट एग्जाम में पोस्टुलेट्स बोलेंगे। ये समझ में आया, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये समझ में आया, ठीक है। ओ एक मिनट, ये क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड का क्या फंडा है, देखो ये फंडा मैं आपको समझाता हूं। ये फंडा कुछ ऐसा है कि ये बॉटल ले लो, इस बॉटल के ऊपर से मैं बुलडोजर चढ़ा दूं, क्रश कर दूं, खत्म कर दूं, तो भी क्या ये खत्म हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास तोड़ने से कोई चीज नहीं है, वरना मैं कसम से तोड़ देता, कुछ भी नहीं है यार, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास तोड़ने ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो ये पेन है, इसको मैं तोड़ देता, मैं तोड़ूंगा नहीं, मेरा फेवरेट पेन है, मैं इसको अगर तोड़ देता या इसको चूरा कर देता, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा वेट डाल देता, इसको ठोक पीट के उल्टा सीधा बना बना के इसके जितने हो सकते थे उतने टुकड़े कर देता, तो क्या खत्म हो गया, नहीं, पेन तो टूट गया, पर एटम्स तो हैं, एटम्स कहीं थोड़ी गए। ये तोड़ दूंगा, इसके छोटे 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 टुकड़े रहेंगे, तो वो एटम्स कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। आप इसकी धूल बना के हवा में भी उड़ा दो ना इसको, तो आप बोलोगे कि ये देखो गायब हो गया, तो ऐसे गायब नहीं हुआ है कुछ, आसमान में चले गया, हवा के साथ चले गया, एटम्स तो गए, एटम्स तो हैं, एटम्स तो कभी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं हो सकते ना, आप इनको कभी बना सकते हो, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर आप एटम कैसे बना सकते हो, मैं ऐसे हाथ में ऐसे करके ऐसा कर सकता हूं कि और पेन आ जाए एकदम से, ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं, वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप आउट ऑफ नोवेयर किसी एटम को क्रिएट नहीं कर सकते हो, तोड़ मरोड़ सकते हो बट क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तीसरी चीज, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिजेंबल करती है उस एलिमेंट को, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस सोने के टुकड़े को लूंगा और इसका एटम निकाल के देखूंगा, तो ये एटम की भी सेम प्रॉपर्टी होगी, पूरी प्रॉपर्टी सेम होगी जैसे इस गोल्ड की हो रही है, समझ रहे हो। इस एटम की भी सेम वही प्रॉपर्टी होगी जो कि इस गोल्ड की है, मतलब। और ये जो हर गोल्ड का जो हर एक एटम होगा ना, हर एक एटम जो फाइनल ब्रेक डाउन कर लोगे तो हर एक एटम का मास जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई सा एटम भारी है, कोई सा एटम हल्का है, कोई सा एटम ऐसा है, कोई सा एटम वैसा, नहीं, सबका मास सेम होगा और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ठीक है, सारे के सारे एटम्स की। तो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको याद कैसे करना है, 6 के 6, उसके बाद में एक ट्रिक बना लेते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो इन दोनों को याद करना तो आसान हो गया, ठीक है। तीसरा याद हो जाएगा तो चौथा भी कर लोगे, और एक सेम वाला था तो एक डिफरेंट वाला होगा, सिंपल, ठीक है। ये सेम था, आइडेंटिकल था, तो ये डिफरेंट वाला हो गया। मतलब क्या, ये गोल्ड है, ठीक है, और ये सिल्वर है, तो सिल्वर का जब मैं फाइनल ब्रेकडाउन करूंगा और उसके एटम निकालूंगा अलग अलग, और गोल्ड के निकालूंगा अलग अलग, तो ये गोल्ड के एटम और सिल्वर के एटम कंप्लीटली अलग होंगे एक दूसरे से, ठीक है। इन दोनों का मास भी इक्वल नहीं होगा, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। ये दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो दोनों चमकते हैं, इन दोनों तो लस्ट्रस है। अरे भाई
लस्ट्रस केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, समझे। केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि रिएक्शन में हमको पता चलती है कि भैया AU यानी कि सिल्वर कितना रिएक्टिव है, AG यानी AU यानी कि गोल्ड होता है, गोल्ड कितना रिएक्टिव है, सिल्वर कितना रिएक्टिव है। तो ये केमिकल टर्म्स में जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट, एटम कंबाइन इन स्मॉल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये वर्ड याद कर लो, ये वर्ड को अभी आंख झपका के ही अंदर भटका लो कि होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। होल नंबर्स मतलब ये कहां से आया, ये आया इस वाले पॉइंट से, इनडिविजिबल वाले पॉइंट से। अरे भैया जब मैं एटम को तोड़ ही नहीं सकता तो मैं आधा एटम क्या मिक्स करूंगा, समझ रहे हो। मैं आधा एटम को कंबाइन कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आधा एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एटम तो खुद इनडिविजिबल है, समझ रहे हो। तो ये हमेशा होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स जो होते हैं, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा, इंटीजर्स के 1 2 3 4, ठीक है। कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें तो 5.6 एटम्स है, या फिर इसमें 32/31 या 39 एटम्स है, नहीं। 1 2 3 4 होल नंबर के फॉर्म में ही होगा, जो सिंपल नंबर है ना, इंटीजर्स है ना, उनके फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो हमेशा 2 एटम कंबाइन कर सकते हैं, आधा एटम कंबाइन नहीं करेगा कि मान लो इसका 1.78 एटम कंबाइन कर लिया और इसका 1/4 एटम कंबाइन कर लिया, इसको हमने तोड़ दिया, नहीं, डिविजिबल ही नहीं है, इनडिविजिबल है, तोड़ोगे कैसे, समझ रहे हो। छठा, लास्ट पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव एटम मतलब, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, चलो NaCl का ले लेते हैं इस बार, ठीक है। H2O बहुत हो गया, उसका भी ले ही लेंगे, वो तो अच्छा लग रहा है। NaCl का ले लेते हैं। NaCl क्या होता है हमारा, टेबल सॉल्ट, जो नमक हम खाते हैं, ठीक है, देश का नमक जो भी हम खाते हैं, NaCl। अब ये देखो, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। मान लो कि मैंने इससे NaCl का एक वो ले लिया, बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है, एक टुकड़ा उठा लिया NaCl का। इसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स याद आ रहा है ना, मॉलिक्यूल्स याद है ना, तो इसका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो NaCl का रहेगा, ठीक है। या इसको ब्रेक डाउन कर कंपाउंड बोल सकते हो। तो जो NaCl होगा ना, ये हमेशा रिलेटिव नंबर, यानी कि रिलेटिव मतलब ये जो Na है और Cl है, ये दोनों हमेशा रिलेटिव रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस टुकड़े के किसी पार्ट में 2 Na है और एक ही Cl है, और किसी दूसरे पार्ट में 2 Cl है और एक ही Na, नहीं, ये हमेशा सेम रहेगा, NaCl, यानी कि एक Na ही रहेगा और एक Cl ही रहेगा, चाहे आप इसका कोई सा भी टुकड़ा तोड़ के देख लो, समझ रहे हो। ये चीज होती है। H2O के केस में बताऊं तो ये H2O के केस में बताऊंगा मैं, तो हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, ये 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पानी का ग्लास लिया, गंदा सा हो गया, ऐसा नहीं होगा कि ये पानी का ग्लास लिया तो इसके, अरे भैया ये वाले पार्ट में तो 3 हाइड्रोजन है, एक ही ऑक्सीजन है, नहीं, हमेशा ऐसा रहेगा, ये रिलेशन सेम रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड कितनी जोर से आप सोचो कैसे। मैं आपको एक बार फिर से इंटरकनेक्टेड बताता हूं तो आपको हमेशा याद रहे, आप कभी भूलो ना। सपोज मान लो कि आप 5वां भूल गए तो आप उसको तीसरे से कैसे याद करोगे, ये होल नंबर याद कर लो। होल नंबर कहां से लेके आए, इंडिविजुअल से लेके आए, ठीक है। ये रिलेटिव नंबर कहां से लेके आए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से लेके आए। मैंने वही तो बोला कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे दिया उन लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, है तो ये वही, थोड़े से उन्होंने और ऐड कर दिए, तो इन्होंने उसको और अच्छी तरीके से बता दिया कि ऐसा रहेगा। ये क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था हमारे पास में। ये जो था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ठीक है। ये 6 के 6 ऐसे याद कर लो बिल्कुल ट्रिक से। स्टार्ट कैसे करो, पहले तो स्टार्ट ऐसे करना है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना, हाँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एटम के डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बस अपने आप को बेवकूफ बनाओ, अपने आप को याद ऐसे करवाओ कि मैं एग्जाम में कैसे लिख के आऊंगा, ठीक है। बोलो कि हाँ सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन कैसी होती है, कॉल्ड एटम्स या फिर इज नोन एज एटम्स, तो लास्ट में ऐसा लिखता है ना, कॉल्ड एटम्स इज नोन एज एटम्स, तो आपको बताएगा अच्छा एटम क्या होता है। ओ एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम, ऑल मैटर इज मेड ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल्स, या एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट, वो लिख दो। सेकंड, वैसे आप ज्यादा अच्छा होगा क्या इनको ऐसा कैसा रट्टा मारो, क्योंकि इसमें आप मन से लिखोगे ना तो थोड़े बहुत वर्ड ऊपर नीचे करोगे और उसमें थोड़ी बहुत गलती कर दोगे, थोड़ा 5-6 बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और ये तो हमने इन्होंने क्या किया था डाल्टन ने, हाँ डाल्टन ने वो 2 लॉज थे उनको कंबाइन किया था। एक लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या है, एटॉमिक थ्योरी है, तो जहां मास था वहां मैं एटम लिख दूंगा, तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझ गए। तीसरा, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे एटम होता ही वो है जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करे, ठीक है। ये कॉपर की बोतल को अगर मैं सारे एटम्स अलग अलग कर दूं तो वो जो एक कॉपर का एटम होगा वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा जो पूरी बोतल शो कर रही है, ठीक है।
समझे? फिर चौथा तो वैसे याद हो जाएगा, चौथे में आपको बस वो आइडेंटिकल को डिफरेंट लिखना है। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल रेशियो ऑफ होल नंबर्स वाला आपको ये इंडिविजुअल वाले पॉइंट से याद हो जाएगा, ठीक है। और रिलेटिव नंबर वाला आपको याद हो जाएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ से। समझिए, समझ गए? देखो फील आ रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करने वाले हर एक चीज की। यार थोड़ा सा हम टाइम में थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, ऑलरेडी 45 मिनट से ज्यादा करीब अप्रॉक्स हो गया, बट एनीवेज जितना हो सकता है 1 घंटे में उतना हम करेंगे। नेक्स्ट का हम जो है वो नेक्स्ट में एडअप करते जाएंगे। भाई देखो यार, बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं वीडियो देख के, बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं लेक्चर करके। मैं कोशिश यही कर रहा हूं, बार बार इतना फनी कैरेक्टर इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कभी बोर ना हो एटलीस्ट, ठीक है। कभी आपका ऐसा मूड भी ऑफ है ना, तो आप सोचो चलो यार प्रणय भैया को देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत मूड तो अच्छा हो ही जाएगा। और स्पेशली हमारी जो लाइव क्लास होती है, लाइव जो हमारी क्विज होती है 10 से 11 वाली, उसमें तो भाई मूड ही बन जाएगा आपका, ठीक है। दिन भर की थकान के बाद आ जाना रात को 10 बजे, ठीक है, मस्त बैठेंगे और आराम से चिल करके क्विज देंगे। एटम्स की बात करते हैं। अरे क्या भैया फिर से वही बात? तो भाई ये बार बार बात इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी किताब में भी ऐसी लिखी हुई है और आपको ये इस टाइप से याद करनी है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटम सबसे पहले, आप थोड़ी विस्तृत चर्चा केवल एटम के बारे में करेंगे कि एटम एटम क्या होता है, कैसे होते हैं। एटम क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। अरे भैया याद हो गया, आप तो छोड़ दो। नेक्स्ट, एटम may or may not exist independently but takes part in chemical reaction। मतलब ये कि एक एटम हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं। एग्जिस्ट का मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है तो सही, बट ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हूं। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कर रहा हो सकता नहीं कर रहा हो। एग्जांपल्स बताएंगे, एग्जांपल्स। बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में तो एटम पार्ट ले सकता है, बट वो खुद अकेला एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो नहीं पता, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो कि वहां जो मैं आपको बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं H2 अभी लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। H2 जो है ना, H2 एटम नहीं है, H2 एक मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो? H2 जो मॉलिक्यूल है वो किस एटम से बना है? वो हाइड्रोजन एटम से बना है। तो फिर हमने सिर्फ हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा? हम सिर्फ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्यों नहीं करते हैं भैया? वो इसलिए नहीं करते दादा, इसलिए नहीं करते भैया, इसलिए नहीं करते हैं बबलू, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लिखा है ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता। बेचारा एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है नहीं। इंट्रोवर्ट होता तो अकेला बैठा रहता क्लास में। अरे उसको दोस्त चाहिए, अकेले नहीं रह सकता वो जीवन में। इसीलिए वो क्या करता है, वो हवा में अपने जैसे ही एक और हाइड्रोजन एटम को देखता है और ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। इसको भी चाहिए था कि भाई मुझे कोई दोस्त मिल जाए सेम मेरे जैसा ही, इसको भी चाहिए था कि कोई मुझे दोस्त मिल जाए सेम मेरे जैसा। और इन दोनों से ओ हाइड्रोजन कैसा है तू, आजा दोस्ती कर लेते हैं। इन्होंने दोस्ती की और एग्जिस्ट करना चालू हो गया। इसके पहले क्या एग्जिस्ट हो रहे थे? नहीं हो रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं होता है। इन दोनों ने दोस्ती की तो क्या हो गया, ये बन गए H2 और फिर ये हो गए एग्जिस्ट करना चालू। तो अब H2 गैस बोल सकते हो, ठीक है। H2 गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए तो जब भी आप हाइड्रोजन बोलोगे ना, तब आप H नहीं बोलोगे, तब आप H2 बोलोगे, ठीक है। और जब आप हाइड्रोजन एटम बोलोगे तब आप भले ही बोल सकते हो कि हाँ भाई हम H की बात कर रहे हैं, पर हमेशा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये सब H2 में ही बोले जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा और आगे ये समझ में आया? अब देखो कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं। मैं आपको पहले वो बता देता हूं। जैसे H2 था, H था, वो तो कर नहीं सकता। ऑक्सीजन भी अकेले नहीं कर सकता। आपने कभी देखा है कि वो देख ओ जा रहा है? नहीं, जब ऑक्सीजन ले रहे हो वो O नहीं है, वो O2 है। वो O2 क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन भी एक्सट्रोवर्ट है, ऑक्सीजन भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो भी ढूंढ रहा था, अरे यार मैं तो अकेले एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता हूं, मेरी अकेले कोई औकात ही नहीं है। उसने कहा कि आजा ऑक्सीजन, आजा। हम दोनों मिल जाते हैं। ये ऑक्सीजन दिखा उसको दूर से, ठीक है, ये इसने देखा दूर से, बढ़िया सुंदर सी आंख से। उसने आजा। उन्होंने कहा चलो दोस्ती कर लेता, अब हम एग्जिस्ट करेंगे, दुनिया पे राज करेंगे मिलके। तो ये दोनों एग्जिस्ट हो गए एक साथ, ठीक है, समझे? तो जब हम ये जो सांस जा रही है ना अंदर, इसमें ऑक्सीजन O नहीं जा रहा है, इसमें O2 वाला ऑक्सीजन जा रहा है। इसलिए जब भी हम ऑक्सीजन बोलेंगे तो हमेशा बोलेंगे कि O2 की बात कर रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन एटम अगर स्पेसिफाई किया, हमने एटम वर्ड को स्पेसिफाई किया, तो हम भले O बोल सकते हैं, ठीक है। बट कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं होती है। वो क्या होता है? Na क्या होता है? सोडियम, जो NaCl में देखा था ना हमने। कभी आपने देखा है Na2? नहीं, Na2 कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? और देखोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि Na खुद एग्जिस्ट कर लेता है, बोलता है कि हाँ मैं खुद में ही सफिशिएंट हूं, मैं अकेला एग्जिस्ट कर लूंगा। सोडियम एग्जिस्ट कर लेता है। अब देखो इसके पीछे भी देखो कारण हर चीज के पीछे है। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, Na2 क्यों नहीं?
वो कारण मैं अभी आपको बताने जाऊंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, समझो इस बात को। 10th 11th में आएगा वो भी हम बताएंगे किसी ना किसी दिन। हीलियम जो होती है, हीलियम गैस पता है वो, आई थिंक आई एम करेक्ट इन दिस, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट नहीं, हीलियम गैस जो होती है वो होता है ना, वो फुग्गे बलून जो आते हैं जो हवा में उड़ने वाले, तो उसको छोड़ दो तो हवा में उड़ जाता है, वो जो बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं घर में। वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखते हैं, जो ऐसे यहाँ से एक वो है, एक बड़ी सी डंडी है, बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा बलून है, उस पर उनकी कंपनी का नाम लिखा है, वो हीलियम से बनते हैं, हीलियम गैस से, क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है। हीलियम गैस, देखो मैं थोड़ा थोड़ा इधर का ज्ञान भी दे रहा हूँ, मजा आएगा। हीलियम गैस जो होती है वो हल्की होती है, इसलिए वो हवा में उड़ जाती है, ऊपर जाती है। जो हल्की चीज होती है वो ऊपर जाएगी, जो भारी चीज होगी नीचे आएगी। यही तो संसार का जीवन का क्या, यही तो जीवन का नियम है, संसार का नियम है, ठीक है। तो हीलियम गैस वही होती है जिसको आप ऐसे एक बार ट्राई करना है, एक बलून लेके आना मार्केट से छोटा सा हीलियम गैस वाला, और उसको अपने मुंह में छोड़ देना, ठीक है। उसकी जो हवा है ना वो अंदर ले लेना, ज्यादा मत लेना, ठीक है, ठीक है, हल्की सी लेना। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब उसको निकाल के ऐसे बोलते हैं ना, तो उनकी आवाज ऐसी पतली सी हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो आपकी वोकल कॉर्ड में थोड़ी बहुत चली जाती है, मतलब थोड़ी देर बाद वो क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फनी कॉन्सेप्ट। हीलियम गैस एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है ऐसे, ठीक है। और एग्जांपल दूं तो और भी खैर बहुत सारे, यार मैं जितने दे सकता हूं उतने, बट अभी हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस ऑफ एन एटम, अब हम आ रहे हैं एटम की और ज्यादा, एटम की स्टडी पे। ये पर्टिकुलरली हम एटम की स्टडी कर रहे हैं। अभी तो हमने देख लिया कि भैया मैटर को तोड़ते तो एटम बनता है, बट अब एटम की भी तो स्टडी करके बताओ कि एटम में क्या क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसा नाचता है, कैसा बैठता है, वो सब तो दिखाओ। तो एटम की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। वेरी सिंपल, ये डेफिनेशन याद करने में कुछ नहीं है, ठीक है। रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटम की रेडियस को एटॉमिक रेडियस। इट इज जनरली इन नैनोमीटर्स। ये ठीक है, एटम था ये, ठीक है। मान लो कि ये हाइड्रोजन का एटम था, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब क्लियर हो ना, अब मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, मान लो एच है। तो इस एटम की जो बहुत ही ब्रेक डाउन करने के बाद भी जो सबसे छोटा कण बचा, उसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ बड़ा छोटा तो होगा वो। उस रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इट्स जनरली इन नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स क्या होता है? 10 कल के लेक्चर में बताया था मैंने, 10⁻⁹ मीटर्स। बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर्स। इतना छोटा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको, हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अरे एग्जाम में कई बार आया था कि अरे नैनोमीटर में कुछ दे दिया, मान लो nm लिख दिया, नैनोमीटर को nm लिखते हैं, ठीक है। मान लो कि उन्होंने न्यूमेरिकल दिया और उसमें 10 nm लिख दिया, और तो वो nm जो था भैया वो इंटू 10⁻⁷ -8 -9 कितना था, तो मैं भूल ही गया। इस चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, मैं बताऊंगा उसके बाद। देखो याद करो, नैनो नैनो एन एन नैनो, नैनो से बन गया 9, ठीक है, नैनो 9 ऐसे रिलेट कर लो, एन को रिलेट कर लो, नैनो 9 खत्म, ठीक है। और हाँ, ये कैसे याद रहेगा कि भैया माइनस रहने, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में, देखो अभी आप 9th में पहले रहा ना, जब 11th 12th में जाओगे तो बहुत इजीली बोल दोगे कि हाँ 10⁻⁹ में डिफरेंस, 10⁻9 में डिफरेंस। बट अभी हो सकता है कि आप है ना 10⁻9 लिख दो गलती से, और ये कर दोगे ना तो आप ये महापाप कर दोगे, क्योंकि 10⁻⁹ मीटर बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। किलोमीटर का भी ये कुछ 600 कुछ, मतलब उसके आगे भी आप 5-6 जीरो लगाओगे, उतना बड़ा। तो गलती से भी मत लिख के आना, ठीक है। पहली बात, इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो। भाई एटम हमेशा छोटा होता है तो ये हमेशा माइनस में ही होगा, और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर एटम के हिसाब से याद नहीं करना तो नैनो से याद कर सकते हो। नैनो क्या है? छोटा, छोटी सी, ठीक है, छोटी सी क्यूट सी, माइनस छोटी चीज। नेक्स्ट, ये भाई देखो कुछ, अब आते हैं हम सिंबल ऑफ एटम्स पे, ठीक है। ये जो एटम्स है भैया, अरे ये बात तो बताओ कि आपने सोडियम को Na क्यों लिखा? हाँ, सोडियम को Na क्यों लिखा? या फिर आपने ऑक्सीजन को O ही क्यों लिखा? इसको आपने ऐसे OX नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नाम मैं देने वाला नहीं था, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लिख के गए हैं। ये ऐसे कैसे चलते आ रहे हैं और ऐसे कैसे ही चलते रहेंगे, ये आपको याद ही करना है। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। ये आई थिंक ये शायद कहीं टेबल 3.3 के आसपास की है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट या ये दी हुई है टेबल। ये आपको याद कैसे करना है? याद, अब देखो इसके कुछ रूल्स हैं, मैं रूल्स बता देता हूं, बाकी याद तो आपको खुद करना है। रूल ये है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, अपर केस में होगा, ठीक है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। दूसरा लेटर हमेशा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इफ एनी, जैसे कि भाई हाइड्रोजन में तो दूसरा है नहीं, Na में तो है, ठीक है। वैसे तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर है ऐसा जैसे Na की तरह है, तो दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है, हमेशा लोअर केस में होगा। कभी भी आप देखोगे ना, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि सोडियम को किसी ने Na लिख रखा है। अगर उसने ऐसा लिख रखा होगा उसको पढ़ेंगे जूते, Na हमेशा ऐसा लिखते हैं। क्लोरीन Cl ऐसा कभी नहीं लिखते हैं, क्लोरीन हमेशा ऐसा लिखते हैं, C बड़ा और L छोटा, ठीक है। तो ये एक रूल होता है जो आपको याद रखना है।
पहला जो, अगर देखो पहला तो हमेशा ही कैपिटल रहेगा, कभी भी ऑक्सीजन को आपने ऐसा नहीं देखा होगा, या फिर ऑक्सीजन कभी आपने हाइड्रोजन नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा लिख दे स्मॉल एच, उसको भी पढ़ेंगे डबल जूते, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल। दूसरा अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो अगर मैं ये ब्रोमीन की बात करता हूँ, ब्रोमीन की बात करता हूँ, तो बी आर, आर छोटा है, बी बड़ा है, ठीक है। ये रूल है, ये रूल है, ये हमेशा ऐसे रूल चलेगा। इसको आप नॉर्मली बात कर सकते हो, आप अपने नाम कैसे लिखते हो वैसे लिखते हो ना, हल ऑल दो हम मैं आप है ना, वैसे तो मेरा नाम यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, बट मेरी बचपन से आदत है, बचपन से पता नहीं क्यों आदत है मेरी कि मैं हमेशा पी और आर कैपिटल लिखता हूँ। आप जहाँ भी इधर उधर मेरे सोशल मीडिया वगैरह कहीं भी देखोगे ना, मेरा आर हमेशा आपको कैपिटल देखने को मिलेगा। ये एक बस ऐसे ही एक वो है, आदत सी है कुछ, ठीक है, उसको हम साइड में रखते हैं। अब है ना, बहुत सारे बार ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एल्यूमिनियम था, अब आप सोचोगे कि हमने नाम ऐसा क्यों रखा, क्योंकि एल्यूमिनियम था तो हमने इसके फर्स्ट टू उठा लिए और लिख दिया एल। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो सिल्वर होता है, अभी देखो सिल्वर का ए जी होता है, ठीक है, ये सिल्वर का देखो, सिल्वर का जो नाम है, सिंबल है, वो ए जी है। अब ना तो ए है सिल्वर में ना जी है सिल्वर में, तो ए जी नाम कैसे आया। तो बहुत सारे जो नाम आते हैं वो, ये तो देखो एल्यूमिनियम तो इंग्लिश नाम है, ठीक है, बहुत सारे जो ये जो एलिमेंट के सिंबल है ना, वो हमको उनके ग्रीक नामों से या लैटिन नामों से या फिर केमिकल नामों से, जो भी साइंटिस्ट लोगों ने रखे हैं उनसे मिलेगा, ठीक है। जैसे सिल्वर को ग्रीक या लैटिन में कुछ और बोलते हैं, वो कुछ एजी से स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली नाम तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ वो वैसा होता है। सेम सोडियम के केस में भाई ना तो यहाँ पे ए दिख रहा ना ए दिख रहा ना एन दिख रहा है, तो भी इसको एन ए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है, इसको रखा ही ऐसा है, ठीक है। अब मान लो आपका नाम मान लो कि यश है और आपका निकनेम मान लो बंटी है, तो आप क्या बोलोगे, आपका चिल्लाने जाओगे कि हैं यश में तो मेरा नाम तो या होना चाहिए था, नहीं बंटी रख दिया, जिसने रखा उससे पूछो, ठीक है। अब बंटी बोलोगे ना, आपको ऐसा तो बोलोगे कि नहीं मुझे तो या ही रखना है, एक बार नाम बना दिया तो बना दिया, ठीक है, एक बार नाम मिल गया तो मिल गया। सेम ऐसे बहुत सारे ये कुछ नाम है आपके एनसीईआरटी में टेबल है, ये कंठस्थ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आएंगे, क्योंकि हर बार आप ऐसा नहीं लिखोगे कि हर बार हम ऐसा लिखने नहीं जाएंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, नहीं भाई ऐसा नहीं लिखोगे आप कभी, आप लिखोगे फटाफट H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एटॉमिक मास पे, ठीक है। इसके बाद ओके हाँ इतना हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास पे। मास देखो, अभी एटॉमिक रेडियस क्या थी, रेडियस ऑफ एन एटम, तो एटॉमिक मास क्या हो गया, अरे भैया मास ऑफ एन एटम, अरे इतना तो आता है हमको। क्या होता है एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, भैया वो जो एटम था, वो जो हाइड्रोजन का एटम था, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस थी, सारे एटम्स की कुछ ना कुछ रेडियस होती है, तो कुछ ना कुछ मास भी होगा, कुछ ना कुछ मास भी होगा उसका, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती जिसका मास ना हो। ये जो हवा है ना, इसका भी मास है, कुछ ना कुछ मास इसका भी है, वैसे ही हर एक चीज का मास है। इस बॉटल, बार बार बेचारी बॉटल के पीछे आ जाता हूं मैं, बॉटल को पूरा तोड़ मरोड़ के इसका एक एटम निकाल लूंगा कॉपर का ना, उसका भी कुछ मास है, बिना मास के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, समझे साइंस की भाषा में। अब ये जो मास होता है, इसको हम ऐसे आप बोलोगे कि कितने किलो होता है, भैया 2 किलो आलू तोल दो, 200 ग्राम टमाटर तोल दो, वो ग्राम किलो क्यों बोलते हो आप, वो उसकी यूनिट होती है, ठीक है, ग्राम एक यूनिट है, किलोग्राम एक यूनिट है। वैसे ही एटम की यूनिट AMU होती है, AMU या फिर U जो होता है वो होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि ये एटम, या हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो 10 किलो, अरे भाई 10 किलो बहुत होता है, आप इसको लिखोगे U के फॉर्म में, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन का जो मास होता है एक्चुअली वो 1U होता है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है। अब ये यूनिट कैसा है वो भी बताता हूं, उसमें मैं बहुत कंफ्यूज होता मेरे बचपन में, बट अभी मैंने अपना डाउट बहुत अच्छे से क्लियर किया आपको समझाने के लिए। देखो कुछ ना कुछ रेफरेंस के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखो जीवन को कि भैया किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम खुद में क्या है, एक वर्ड है बस। हमने क्या किया, इसको हमने रिलेट किया, हर चीज को रिलेट कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अरे भैया ये बॉटल 1 किलो की है, तो मैंने क्या रिलेट किया, मेरे दिमाग में हमने एक धारणा बना ली, अच्छा किलो का मतलब इतना वजन होता होगा, तो उस किलो के हिसाब से मैं देख लेता हूं, ये 2 किलो का है, मतलब कि ये जो मेरे दिमाग में जो धारणा थी 1 किलो की, ये उससे डबल है। ये 5 किलो का है, तो मतलब मेरे दिमाग में जो कंसेप्ट था किलो का, ये उससे 5 गुना है, इसलिए 5 किलो है, ठीक है। किलो अपने आप में कुछ नहीं है, किलो क्या है, कुछ भी नहीं है, किलोग्राम क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक रिलेशन यूनिट, एक यूनिट है, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मास की जो यूनिट आई U, ये कहां से आई, ये खुद आपको जान के बड़ा मजा आएगा कि ये खुद भी एक एटम से ही आई है। कार्बन 12 एक एटम होता है,
ठीक है। वैसे कार्बन 12 एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप क्या होता है भाई, आगे चल के दिमाग मत लगाओ, इतना दिमाग मत लगाओ, जितना बोल रहा हूँ उतना लिख लो। कार्बन 12 आइसोटोप होता है, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, मतलब कार्बन जो होता है ना उसका अलग अलग फॉर्म होता है। कार्बन आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट होता है उसका, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है। जो आपकी पेंसिल के बीच में जो लीड होते हैं ना, जो छोटी सी वो लीड होती है, उसको अलग से निकालने में बड़ा मजा आता है। फिर जो आपका डायमंड होता है वो भी कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। ऐसे कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ऐसे हर एक एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, उन फॉर्म्स को हम आइसोटोप टाइप के बोलते हैं। तो कार्बन 12 भी एक होता है, उसको हम बोलते हैं C12 है, ठीक है। तो C12 आइसोटोप वाज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो हमने क्या किया भैया, साइंटिस्ट लोगों ने पता नहीं कहां से ये C12 को खोज लिया और उन्होंने सोचा कि अच्छा हमें C12 एटम जो है इसके हिसाब से बाकियों को वेट करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो 1 AMU या फिर 1 U जो होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब आपको हर बार ये नहीं लिखना है 1/12, बस आपको याद करके रखना है कि अच्छा ये 1U कैसे आया। ये 1U जो है भाई 1 किलो भी कुछ है ना, समझो इस बात को। 1 किलो ऐसा तो नहीं है, ऐसा हवी चीज तो नहीं है, कहीं ना कहीं से रिलेट ही किया है हमने उसको। रिलेट कैसे क्या किया होगा पहले किसी लोगों ने। अब मान लो कि ये एक पेन है, मान लो कि मेरे दिमाग में किलोग्राम जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं, ना तो ग्राम आता है मुझे ना किलोग्राम आता है। तो मैं क्या बोलूंगा, अरे भैया ये जो पेन है और ऐसे, और ये जो पेन है मान लो कि ये वाला भारी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला जो पेन है, ये वाला जो पेन है, ये इस पेन का डबल भारी है, ट्रिपल भारी है, या फिर 2.5 गुना भारी है, 1.3 गुना भारी है। पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इसका पता है, इसकी धारणा मेरे दिमाग में सेट है, इसका कंसेप्ट मेरे दिमाग में सेट है, तो मैं बाकी दुनिया की हर चीज को इस पेन के एक वजन से रिलेट कर लूंगा। समझ रहे हो? सेम यहां पे हमने किया, हमको कार्बन 12 एटम का मास मिला। मास तो हम किसी का भी ले सकते थे, बट हमको कार्बन 12 एटम का एक मास मिला और उसको हमने डिवाइड कर दिया 12 से, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास 1U। इसका मतलब कार्बन 12 एटम का अगर आपसे कोई मास पूछे तो आप क्या बोलोगे, इसका मास होता है 12U, ठीक है, क्योंकि 1U तो हमने 1/12 ऑफ कार्बन एटम ही लिया था, ठीक है, यानी कि 1/12 ऑफ 12U, ये कट के U आया हमारे पास में, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो हमने फिर भैया हमने कार्बन 12 एटम ही क्यों लिया, कार्बन 12 एटम ही क्यों लिया, मैं बताता हूं क्यों लिया। कार्बन 12 एटम हमने भैया इसलिए लिया क्योंकि ये एक अकेला हमको एटम ऐसा मिल रहा था जिसके हिसाब से अगर हम यूनिट बना देंगे तो बाकी सबको याद करना आसान हो जाएगा। अभी आप सोचो कि अगर आप हाइड्रोजन के हिसाब से ले लेते हैं तो हो सकता है कि बाकी सारे एलिमेंट्स के कितने पॉइंट में आते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि हाइड्रोजन का मानते हैं कि एक AMU को एक हाइड्रोजन के एटम के बराबर मानते हैं, एक हाइड्रोजन के मास के बराबर है, वेट के बराबर, मास के बराबर मानते हैं, वेट तो नहीं मास के बराबर मानते हैं। तो बाकी सारे जो होते हैं मान लो कार्बन, अभी हमको कितना आसान लग रहा है ना, 1, 12, 14, 16, 23, 24, 32, 35.5, 40, कितना आसान है। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी है याद करने में। ले तो हम कुछ भी सकते थे, बट उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारों में से पॉइंट आ रहे थे, बहुत गंदे गंदे बन रहे थे, 0.289, 2.869114, 0.10, 0.0215। ये बहुत ही है ना, अगर हम किसी और एलिमेंट के एटम को स्टैंडर्ड मानते तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही घटिया दिख रहे थे। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी मेहनत से C12 एटम ढूंढा और उन्होंने कि चलो इसके हिसाब से बना लेते हैं, और उस हिसाब से फिर इन सबको रिलेट कर दिया। ये कुछ एटॉमिक मास है जो कि आपको याद करने हैं पक्के से पक्के से पक्के से पक्के से पक्के से, क्योंकि ये इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते हैं। जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था ना, वो H2O वाला, वो 1:8 रेशियो कैसे आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट फॉर्मेशन, वो यहीं से आया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1। अब हमने 2 हाइड्रोजन लिए थे, 2 एटम लिए थे, ठीक है। देखो 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 देखो, ये एटॉमिक मास है। कंफ्यूज, अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एटम। तो ये H2 का मास नहीं है, क्योंकि H2 तो मॉलिक्यूल था, ये हाइड्रोजन एटम का मास है, ठीक है। ये 1 जो है ना, ये हाइड्रोजन एटम का मास है। H2 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, H प्लस H का मास 2, सिंपल। तो ये जो H2O था, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास क्या है, 2 यूनिफाइड मास या 2U। उसका आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2 हाइड्रोजन है और एक का मास क्या बताया उन्होंने, इसका एक का मास 1 बताया, तो 2 का हो गया 2, 2U प्लस, या फिर हमको रेशियो निकालना ना, इस टू ऑक्सीजन का क्या बताया, ऑक्सीजन का बताया 16:16U। तो ये हो जाएगा 1/1:8, ये रेशियो बन गया। ऐसे ही बने सारे रेशियो हमारे पास में। तो ये था हमारा एटॉम का तक का, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। मॉलिक्यूल्स में हम कवर करना चाह रहे थे, बट मैंने सोचा कि आपको थोड़ा और बेसिक तरीके से लेके जाऊं, इसलिए आज हम बस यहीं तक सीमित रखते हैं। रात को आई डोंट नो रात की वो जो स्लाइड है वो किधर है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हाँ, रात को आना, रात की 10-11 बजे, तब हम इसका वो भी करेंगे,
ठीक है, ये हम थैंक यू सर लगा देते, तब तक मैं बताता हूँ कि रोज़, अरे यार यहाँ से चलो ना, यहाँ से चलो, ठीक है, यहाँ से कैसे चलो, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो रात को हम जो हैं 10 से 11 बजे इसी चैप्टर जो आज अभी तक पढ़ा है उसके क्विज लेंगे, तो पक्के से आ जाना, ठीक है, याद से आना। और क्या करना है आपको, ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की, उस ऐप में मुझे एक बार फॉलो भी कर लेना ताकि आपको स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है, बाकी आपको लाइव क्विज में पता चल जाएगा कि आपको ज्वाइन कैसे होना है। एक कोड दूंगा मैं, वो लाइव में ही दूंगा, रात को 10 बजे आके दूंगा, उसमें आपको ज्वाइन होना है और मस्त लाइव क्विज में आना है। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो ये कूपन कोड यूज़ करो, क्योंकि ये यूज़ नहीं करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और इतने तो हम भाई इंडियन लोग हैं, हम तो बिल्कुल जहाँ डिस्काउंट मिलता है वहाँ से उठा लेते हैं। टेलीग्राम चैनल फॉलो करना, टेलीग्राम चैनल ले सकते हो आप, यहाँ पर आपको बहुत ही क्विक जल्दी बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं। ये अनअकैडमी की वेबसाइट पे भी आप जो है अपना गोल वगैरह देख सकते हो, चेक कर सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ भी चेक करना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा, हमने बहुत ही प्यार से कवर किया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, रात की 10 से 11 बजे सारे दोस्तों को उठा के, पूरा ग्रुप उठा के पहुंच जाना यूट्यूब पे इसी चैनल के ऊपर। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन एंड कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग। एंड वन मोर थिंग, हमारा जो ऑफिशियल डायलॉग होता है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप स्माइल नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, मैं आपको बोलूँगा स्टार्ट, वहाँ से लेके 5 सेकंड तक एक बड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए। पूरा चेहरा खींच लो बट स्माइल करो, चाहे आपका दिन बुरा गया, अच्छा गया, ऐसा गया, वैसा गया, इसने बोला, उसने बोला, इसने मारा, उसने मारा, जो भी किया, अभी ये जो अभी का जो मोमेंट है ना, इस 5 सेकंड में प्लीज़ स्माइल, स्माइल फॉर मी और स्माइल फॉर योर सेल्फ, बट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। Yay! Okay, thank you so much for joining in. I'll catch you guys later. Bye bye.